ये एक बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने निकल कर रहा है। इंडिया गठबंधन है एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ। इंडिया का गठबंधन है पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कराने की। वो चिंता की बात नहीं उनको लगता है। जो अपनी सहेली के पति को छीन लाई, उसका चरित्र, उसकी चाल और उसके व्यवहार कैसा होगा आपको पता है। तभी बता देते हैं मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो जो व्यक्ति इतने सारे झूठ बोलता हो, जो अपने आप को ही लेकर, उनको जब लगता है कि बड़ा भाई हमें अच्छा अभी पाले पोसेगा, तो उसके साथ रहते हैं। जब बड़ा भाई थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, वो कहता है अब तुम मेहनत करके मुझे खिलाओ, तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। आप सोचिए कि जो ये राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया तो भी प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। तो फिर इस गठबंधन से इतना डर क्यों? और सुन लीजिए, ये इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया के साथ जोड़ते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पूरे प्रधानमंत्री काल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सच इंडिया। मैं हूं आकाश मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक मेरा ये सवाल है रत्नेश जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आपके नए गठबंधन अलायंस को लेकर, नामों को लेकर बयानबाजी कर रही है। कभी वो कहती है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कभी कहती है इंडिया मुजाहिदीन, और अभी तो हाल ही में मोदी जी ने भी कहा इस नए गठबंधन अलायंस के नाम में ही डाट का प्रयोग लगाया। तो ये एकता की बात क्यों कर रहे हैं? चलिए देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार जो उन्होंने वादे किए थे 2014 से लेकर अब तक, उनको तो पूरा किया नहीं। ये एक बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन है बेरोजगारों के लिए, इंडिया गठबंधन है मजदूरों के लिए, इंडिया गठबंधन है महंगाई के खिलाफ, इंडिया गठबंधन है एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ, इंडिया का गठबंधन है पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कराने के लिए, इंडिया का गठबंधन है सेना को मजबूत बनाने के लिए जो अग्निवीर कार्यक्रम चला है उसमें परमानेंट नियुक्ति देने के लिए, इंडिया का गठबंधन है जो तमाम सारी सरकारी नौकरियां जिन पर पद खाली हैं और उसको ये इनडायरेक्ट तरीके से भर रहे हैं, उस पर सीधे परीक्षाएं कराकर युवाओं को नियुक्ति देने के लिए। हम जनता की बात उठा रहे हैं, हम जनता की बात कर रहे हैं। मोदी जी पता नहीं कहाँ से हवाई आते हैं। उनका तो मेरा तो मानना है कि मोदी जी जब बोलते हैं आकाश जी, तो पता नहीं उसमें कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनका झूठ बोलने का एक पूरा का पूरा इतिहास रहता है। कभी खुद को एनसीसी का कैडेट बता देते हैं, कभी खुद को चाय बेचने वाला बता देते हैं, कभी बता देते हैं मैंने हिमालय पे तपस्या की थी, कभी बता देते हैं मैं विद्यालय ही नहीं गया, कभी बता देते हैं मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो जो व्यक्ति इतने सारे झूठ बोलता हो, जो अपने आप को ही लेकर क्या कहते हैं कंफर्म ना हो अपने आप को ही लेकर कि वो है क्या, इस बात को लेकर निश्चिंत ना हो, उस व्यक्ति की बातों पर क्या कमेंट किया जाए। लेकिन आपके ही एक पुराने साथी कांग्रेस के रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी कह दिया ये इंडिया गठबंधन जो है ये घमंडिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपके घर में जब कुछ लोग होते हैं ना जो समय के वो होते हैं, कहते हैं ना कि दांव बदलने वाले लोग, उनको जब लगता है कि बड़ा भाई हमें अच्छा अभी पाले पोसेगा, तो उसके साथ रहते हैं। जब बड़ा भाई थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, वो कहता है अब तुम मेहनत करके मुझे खिलाओ, तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति वही है। उनको जब कहा गया कि अब आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लीजिए, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दे दिया, अब आपको पार्टी के लिए काम करने की ज़रूरत है, तो सत्ता के भोगी थे, भाग गए। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी तमाम महिलाओं ने शिकायत किया, स्मृति ईरानी को कहा गया कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का इशारा किया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे स्मृति ईरानी जी तो उस समय राहुल जी जिस दिशा में फ्लाइंग किस कर भी रहे थे, जो भी कहा गया, उस दिशा में तो स्मृति ईरानी बैठी भी नहीं थी। उनको फ्लाइंग किस लगा कैसे? अब पता नहीं कि वो उड़ता हुआ किसी का किस पकड़ लेती हूँ आकाश जी, तो मुझे पता नहीं। लेकिन उन्हीं के 2-3 रो पीछे ब्रिजभूषण सिंह बैठे हुए थे, जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने बलात्कार करने का आरोप लगाया। वो उनके पीछे बैठ रहा था, उनके साथ बैठ रहा था। उससे भावनाएं भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची स्मृति ईरानी जी की। बलात्कारी उनके साथ बैठा, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है राहुल गांधी के इशारे जो हैं वो स्मृति ईरानी की तरफ थे और ये ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के पास और कोई कुछ काम नहीं बचा, बस इतना ही बचा है। देखिए, अपनी सहेली का पति चुराने वाली स्त्री को यही लगेगा कि कोई अगर अपनी नाक भी साफ कर रहा होगा आकाश जी, तो उसको लग रहा होगा कि फ्लाइंग किस दे रहा है। वो चिंता की बात नहीं उनको लगता है। जो अपनी सहेली के पति को छीन लाई, उसका चरित्र, उसकी चाल और उसके व्यवहार कैसा होगा आपको पता है।
एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरीके से आप लोग मणिपुर पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बुला रहे थे, जब वो वक्तव्य अपना कर रहे थे संसद भवन के अंदर, तो उसमें आपके ही कांग्रेसी सांसदों ने वॉकआउट ही कर दिया। इसको लेकर आप मणिपुर पर चर्चा आप ही नहीं करना चाहते, बीजेपी वालों का ऐसा आरोप है आपको? देखिए, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं। आप अगर भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के इतिहास को देखेंगे तो मुझे जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा राजनीतिक अनुभव रहा है, मैंने पहली बार देखा है कि राज्यसभा के 2 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और विधानसभा के लोकसभा के भी सुनिए उनको भी अभी इतिहास में पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को ही निलंबित कर दिया। मतलब अगर आप मोदी जी के खिलाफ सदन में बोलेंगे, जहां आपको संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, तो आपको सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा। और अगर आप मोदी जी के खिलाफ सड़क पर बोलेंगे तो ईडी, सीबीआई और आईटी आपके घर भेज दी जाएगी। तो अब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा भैया कि मोदी जी सुनने की आदत तो डालिए। अब अगर सदन में कोई विपक्षी नेता नहीं बोलेगा तो कहाँ जाके बोलेगा, आप बताइए। और इसीलिए हमारे संविधान ने हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को असीमित वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, ताकि उनको वो तीखे से तीखे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या उन्होंने गलत कहा? जिस क्या कहते हैं, राज्य का राजा अंधा होता, वहाँ स्त्रियों का चीरहनन होता ही होता। ये तो इतिहास में आपने देखा, गिरिष्ठात अंधे थे, द्रौपदी का चीरहनन हुआ। मुझे तो उस दिन को लेकर मैं सशंकित हुआ और चकित हूँ और चिंताग्रस्त हूँ कि एक बार अगर क्या कहते हैं, द्रौपदी का चीरहनन हुआ तो इतना बड़ा महाभारत हुआ, और भारत में महिलाओं के रोज चीरहरण हो रहे हैं। इस देश में कौन सा महाभारत होने वाला है? इस देश को किस तरफ मोड़ रहे हैं मोदी जी, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और एक सबसे बड़ी बात, आप सोचिए कि जो ये राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी, उन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया तो भी प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। जब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान रखने वाली महिलाओं की आवाज़ को नहीं सुना गया, तो एक गरीब घर की जो बच्चियाँ होंगी, जो उनकी बहुएं होंगी, उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार भाजपा के नेता कह रहे कि ऐसे ही नहीं मणिपुर, हम तो मणिपुर पर भी चर्चा करना चाहते हैं, राजस्थान पे भी, तो बंगाल पे भी, हम लोग हर जगह पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ही और विपक्ष ही नहीं चर्चा करना चाहता है। अब देखिए, अभी माननीय गृह मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं हटाएंगे क्योंकि वो कॉपरेट कर रहा है। अब एक चीज़ बताइए आप, मुझे पता नहीं कि गृह मंत्री जी ने भारतीय संविधान पढ़ा है कि नहीं। राजनीतिक रूप से जवाबदेहिता जो होती है वो मुख्यमंत्री की होती, चीफ सेक्रेटरी की नहीं होती। जिसकी जवाबदेहिता जनता के प्रति बनती है, जिसकी जवाबदेहिता उन दंगों के प्रति बनती है, जिसकी जवाबदेहिता उन क्या कहते हैं अपरिहार्य परिस्थितियों के प्रति बनती है, उसको आप कह रहे हैं कि वो आपके साथ सहयोग कर रहा है। मणिपुर के अलावा राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की चर्चा नहीं करना चाहते, बीजेपी का ऐसा आरोप आपको? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि किसी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं होती, घटनाएं सब जगह होती हैं, लेकिन हम बलात्कारियों के पक्ष में रैलियां नहीं निकालते, हम बलात्कारियों के पक्ष में कैंपेन नहीं चलाते। जहाँ पे आपकी मैं वही तो जवाब दूँ। हाथरस में जब दलित बच्ची के अपराधियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन चलाया गया तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कठुआ में जब बच्ची का बलात्कार करने वाले के पक्ष में जब रैलियां निकाली गई तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवानों को बदनाम करने की साजिश रची गई, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया तो सुनिए तो कांग्रेस की सरकार थी। फिर वही बात कर रहे हैं, एक बलात्कारी है और एक व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगा रहे हैं, मतलब आप उसको सोशल मीडिया में और समाज में तो आप उसको हीरो बना रहे हैं ना। ये तो कोर्ट तय करेगा ना। जब अरे एक चीज़ बताइए, मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने वाले सांसद को बगल बैठाकर स्मृति ईरानी जी का खून नहीं खौलता, पानी बन जाता है वो। नहीं, ये तो बात आप ये सुनिए, ये दोहरा और दोगलापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख के रखिए। हम तो कहते थे मोदी जी आप आइए, अविश्वास प्रस्ताव था ना, मोदी जी आप आइए, आपने 2014 का मैनिफेस्टो उठा लाते, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, आपने दिया कितना ये बताते। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आपने किन किन राज्यों में किसानों की, सुन तो लीजिए आकाश जी, सुन, किसानों की आय किन किन राज्यों में दोगुनी कर दी, आप वहाँ बताते। आपने कहा था कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घटा देंगे, आपने कितने घटा दिए, आप ये बता देते। आपने ये कहा था कि हम भारत को टॉप लेवल का आईटी हब बना देंगे, आपने कितना बना दिया वो बता दीजिए। आपने कहा था हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कितनी बुलेट ट्रेन चला दी, आप ये बता देते। आपने कहा था हम 500 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कितनी स्मार्ट सिटी बना दी, आप वो बता देते। कम से कम काम बताए होते। काम तो मैंने चुने, तो वो जो प्रधानमंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे थे वो काम बताने का नहीं था। कई मंत्री से लेकर
प्रधानमंत्री तक ने अपने कामों का जो विवरण दिया कल लोकसभा सदन में दिया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने 2 उन्होंने करोड़, अपने जो अरे सुनिए कामकाज थे उन्होंने बताया। सुने तो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार में 9 साल में 18 करोड़ रोजगार में कितने दिए थे, इसका कोई डेटा दिया सदन में? नहीं दिया ना। ये वादा किया था ना कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। तो आप ये लोग मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोग अरे क्यों मैं वही तो, सदन से वॉकआउट करना चाहते हैं? सुनिए तो सदन से वॉकआउट करना ही पड़ेगा। जब जिस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया है उस बात को जब प्रधानमंत्री करेंगे ही नहीं। बात कर तो रहे थे। हाँ, इस तरह बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी को उबाई आ रही थी, ऐसे कर रहे थे। माननीय परिवहन एवं सड़क राज्य मंत्री जी सोने के पोजीशन में थे। माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आंखें मल रहे थे। इतना उबाऊ भाषण कि इन्हीं के सांसद और मंत्री सोने की स्थिति में आ गए। अब बताइए, जब इन्हीं के पार्टी के मंत्रियों को और सांसदों को नींद आ रही थी तो विपक्ष से भला कैसे? आप जितने विपक्ष की चिंता नहीं, तो बीजेपी की, आपको तो मोदी जी को बुलाने की वही तो हम करें। अरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को हाथ पर खींच के लाना पड़ा है कि नहीं भैया सदन चलो, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी संवैधानिक राजनीतिक और क्या कहते हैं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आपको संसद आना चाहिए। नहीं तो वो तो कभी ब्रिटेन की संसद आपको तो फेल हो गया है। देखिए, वो तो हमको भी पता था कि हम अविश्वास प्रस्ताव से सरकार नहीं गिरा पाएंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में सदन से 10 दिन भागने वाले प्रधानमंत्री को हम खींच कर ले आए। ये बहुत बड़ी जीत थी विपक्ष की। बीजेपी का एक ये भी था कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं, ये इनके नए गठबंधन का एकता का बात थी कि ये अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव किया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस गठबंधन में कोई ताकत नहीं है, तो फिर इस गठबंधन से इतना डर क्यों? और सुन लीजिए, ये इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया के साथ जोड़ते हैं। खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, पे इन इंडिया, दौड़ो इंडिया, भागो इंडिया, स्वच्छ इंडिया, ये सब क्या प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से औपनिवेशिक मानसिकता को चला रहे थे। दूसरी बात, इनका जो NDA है, नेशनल डिफॉल्टर एसोसिएशन, राष्ट्रीय भगोड़ा परिषद, जिसके अध्यक्ष माननीय मोदी जी हैं, उसमें भी तो देखिए ये कहते हैं कि हम बहुत साफ गोई वाले दल हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आकाश जी शांति से सुनिएगा। इनके साथ NCP है, अजीत पवार गुट, परिवारवाद की पार्टी है। इनके साथ पशुपतिनाथ पारस हैं, परिवारवाद की पार्टी है। इनके साथ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है, परिवारवाद की पार्टी है। इनके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। इनके साथ निषाद पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है। पूरे परिवार वालों का झमेला तो आपने लगा लिया। मैं भी तो कई परिवार, अरे सुनिए तो मैं वही तो कर रहा हूँ, इतने परिवार वाले, आपका भी तो परिवारवाद की पार्टी है। मतलब आपका कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, ऐसा कैसे चलेगा भैया? कड़वा कड़वा थूक मीठा मीठा का, आकाश जी ये नहीं चलेगा। इनको इनकी वास्तविकता। दूसरी बातें कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक दल है। आकाश जी, लोकतंत्र की एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और सुनिए ब्लॉक बूथ लेवल तक किस पद के लिए चुनाव होता है? एक चीज़ और कहूँ कि तब मोदी जी ने ये भी कहा कि आप उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपके साथ ही पहले कभी आप साथी नहीं थे, आप उन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। ये कांग्रेस ऐसे जगहों पे, जब से कांग्रेस सरकार का, उन्होंने ये भी गिनाया कि कांग्रेस को कई दशकों से कई दशके लग गए सरकार बनाने में, और कांग्रेस उन्हीं के साथ फिर से जुड़ रही है, उन्हीं राज्यों में। अब प्रधानमंत्री जी को लगता होगा ऐसे, क्योंकि वो 4 दिन पहले अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बताते हैं, फिर 4 दिन बाद मंत्री बना देते हैं। तो उनको लगता है कि वो जिसका विरोध करते हैं उसको साथ ले लेते हैं, तो कांग्रेस भी ऐसा करती होगी। ये प्रधानमंत्री जी का चरित्र है कि अपनी बात से पलट जाना और थूक कर चाहते हैं। तो आप लोग भी तो आम आदमी पार्टी के साथ आ गए हैं। नहीं, देखिए हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हम संविधान को बचाने के लिए थे, हम संविधान की रक्षा के लिए थे। और इन्हीं की पार्टी के नेता हैं भाई, आइडियोलॉजिकल फादर हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। वो कहते थे जब लोकतंत्र पे खतरा आ जाए तो सब एक हो जाइए, राजनीतिक मतभेद बिता दीजिए। मोदी जी के कारण, मोदी जी कहने से लोकतंत्र खतरे में? हाँ बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में। आप एक चीज़ बताइए, देश चल रहा है। अरे आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता रहा होगा जनरल नॉलेज का, वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री रहते हुए एक भी दिन लोकसभा नहीं आया? चौधरी चरण सिंह। ठीक, अब आपसे ये पूछा जाएगा वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में सदन से भागने की कोशिश की? वो कौन सा प्रधानमंत्री था जिसको 2023 के मानसून सत्र में सदन तक लाने के लिए विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? अरे प्रधानमंत्री जी की संवैधानिक ड्यूटी थी नहीं, संवैधानिक दायित्व था नहीं कि वो प्रथम दिन से सदन में होते। लोकसभा के नेता हैं वो, उनको लोकसभा में प्रेजेंट होना चाहिए था। अगर वो होते,
मतलब मणिपुर के लिए उनको सांत्वना के 4 शब्द भी नहीं बोले गए। मोदी जी इतने संवेदनहीन तो नहीं हो सकते। अब हम मानते हैं, आपने कहा कि ये गठबंधन हार गया, लेकिन हम संवेदनहीन नहीं हैं, हमारे अंदर संवेदनहीनता नहीं है। हम अपने देश के लोगों के लिए सोचते हैं। यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मेजोरिटी है, लेकिन ये देश की जनता ने आपको शासन दिया है उसके कल्याण करने के लिए, तानाशाही चलाने के नहीं। यहाँ तक कह दिया कि 2028 को फिर से एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने का न्योता भी दे दिया है। मतलब प्रधानमंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि 24 में चुनाव नहीं होने वाला। 24 में वो चुनाव नहीं, वो ये कहना नहीं, ये एक तानाशाह की भाषा हो सकती है। अरे सुनिए, वही तो कह रहा हूँ, या तो उन्होंने चुनाव को पूरा मैनेज कर लिया इलेक्शन कमीशन को, या वो तानाशाही को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगले 5-6 साल तक वो चुनाव नहीं कराएंगे। यही कहने का तात्पर्य ना। एक सुनिए आकाश जी, मेरी बात सुनो। बताया नहीं, उन्होंने दिखाया है कि हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का प्रधानमंत्री कभी ये नहीं कह सकता कि मैं अगला चुनाव जीत लूंगा। तभी तो नहीं विश्वास नहीं, तो क्या जनता ने उनको प्रमाण पत्र लिख के दे दिया क्या कि 24 में आप ही जीत रहे हैं? इस प्रकार की वो सदन में टिप्पणी होने वाले होते कौन है? 140 करोड़ भारतीय मतदाताओं का और भारतीय जनता का अपमान है ये, जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं सदन में। बौखलाहट है उनका ये दिवालिया, मानसिक दिवालियापन है प्रधानमंत्री जी का। वो देश की जनता का अपमान करते हैं। ऐसा कौन सा गढ़ आपने जीत लिया जो आप कहते हैं कि 28 में लेके आएंगे? और देश की जनता ने आपको कोई सर्टिफिकेट लिख के दिया कि 24 में आप ही को वोट करेंगे? ये तो आने वाला समय लोग आने वाले उन्होंने अपने विश्वास से मैं वही तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो सड़क छाप नेता नहीं है। उनको सदन में बोलते हुए अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या कहते हैं, ऐसे लूलू पुलू टाइप सांसद नहीं कि कोई कुछ भी आए तो बोल के चला गया। वो प्रधानमंत्री है, उनके एक वक्तव्य का मतलब होता है, तात्पर्य होता है। प्रधानमंत्री जी तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पे। लोकसभा चुनाव के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर तमाम तरीके से सवाल उठने लगे कि अब कमलनाथ भी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। देखिए एक चीज़ बताइए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस में हूँ तो इसका तात्पर्य मैं हिंदू नहीं हूँ? ये कहाँ लिखा हुआ है? किसने कह दिया ये? आप मुझे एक चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, क्या उसके पहले भारत में हिंदू नहीं थे? इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी, क्या उसके पहले हिंदू नहीं थे? अगर हिंदू नहीं थे तो इसका मतलब है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को मूर्ख बनाया। उन्होंने देश को लड़ाने का काम किया, उन्होंने देश को बांटने का काम किया, क्योंकि यहाँ तो हिंदू था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक। अरे ये भाजपाइयों का मानसिक दिवालियापन हो गया आकाश जी। उनको यही नहीं पता है कि इनके पूर्वज जो नेता रहे हैं वो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। बस क्यों एक व्यक्ति की पूजा मोदी 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 कहते 70 साल में कुछ हुआ नहीं। इनका तात्पर्य है कि जब मोरारजी देसाई के साथ इन्होंने 1978 में सरकार बनाई तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ किया ही नहीं था, क्योंकि 70 साल में तो वो भी इंक्लूड होंगे ना। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है। मतलब ये अपने फोर फादर, जिस लीडर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, उसके कामों को भी नकार दे रहा है। 70 साल में कुछ हुआ नहीं। अरे भाई कम से कम कुछ पढ़ लिख के आया करो, पढ़ लिख लिया कीजिए। ये मानसिक ये मुझे पता चल गया कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रॉपर सिलेबस भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। ये अपने नेताओं को के कार्यों को भी नकार देते हैं। नहीं, लगातार ये तो तमाम बीजेपी के मंत्री भी और प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि आप लोग केवल भ्रष्टाचार के ही संरक्षक थे और कुछ नहीं। आपने 2014 तक तमाम भ्रष्टाचार उन्होंने गिनाए भी हैं। अच्छा, उन्होंने जितने भ्रष्टाचार गिनाए उसमें से कितनों में सजा हो गई लोगों? इस देश के सिपाहियों के लिए बने हुए ताबूत का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने। इस देश में अडानी को 20 लाख करोड़ का फायदा पहुंचाकर सबसे बड़ा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे मेरी बात तो सुनिए। राज्यवर्धन राठौर जी कितने दिन राजस्थान में चलते हैं भाई? कितने लोग मिलते हैं? ये सर्टिफिकेट इशूइंग एजेंसी है क्या? ये प्रमाण पत्र जारी करने की एजेंसी है कि राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं? कितने लोगों ने राष्ट्रद्रोह का लगना चाहिए किसके ऊपर? अरे सदन में बोलने पर राष्ट्रद्रोह करना। मैं फिर कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के सांसद जो इतने अनर्गल प्रलाप कैसे कर लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि आर्टिकल 19 के तहत हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो सांसद, विधायक, MLC और राज्यसभा होते हैं, उनको असीमित भैया स्वतंत्रता है। आप एक चीज़ बताइए, जब हम न्यायालय की कार्रवाई को सदन की कार्रवाई को न्यायालय में जब हम चुनौती नहीं दे सकते तो मुकदमा कहाँ दर्ज कराएंगे? ये मानसिक, मतलब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही कि इतना मानसिक दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में कैसे हो सकता है भाई? अब तो लगातार इसे सदन, अब तो आज सदन की समाप्ति हो गई है। अब आप लोगों की आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी?
कांग्रेस की? देखिए, हम जनता के मुद्दों को लेकर जाएंगे। मैं आपको मुद्दे गिना देता हूँ। हमारा मुद्दा होगा ओल्ड पेंशन स्कीम, हमारा मुद्दा होगा अग्निवीर योजना के तहत जिन युवाओं को ठगा गया है उनको परमानेंट कमीशन देना, हमारा मुद्दा होगा किसानों की स्थिति को बेहतर बनाना, हमारा मुद्दा होगा युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देना, हमारा मुद्दा होगा जो इनकी सरकार में जो सब्जियां इतनी महंगी हो गई, एक गरीब की थाली सब्जी से खाली हो गई, उसको उन सब्जियों को और उन खाद्य पदार्थों को जीएसटी के अंदर से मुक्त करना जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है। पांचवा सबसे बड़ा मुद्दा, उत्तर प्रदेश में जब आ जाएंगे तो छुट्टा पशु जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों के लिए, हम उस पर भी काम करेंगे। हम हर एक वो काम करेंगे जो हमारे देश के गरीब, मजदूर, किसान और नौजवान बेरोजगार के लिए ज़रूरी है। हम इनकी सरकार की बात करेंगे, हम इनकी आवाज़ करेंगे। हम अडानी और अंबानी और उद्योगपतियों के लिए काम करने का काम नहीं करेंगे, हम देश की जनता के लिए काम करने का काम करेंगे। और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल को मैं चुनौती दे सकता हूं कि जब मोदी जी से तुलना की जाएगी तो 1000 गुना बेहतर होगा। एक सवाल ये भी उठता है लगातार कि आप लोगों का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा आपके गठबंधन का? देखिए, प्रधानमंत्री पद का चेहरा वो तो प्रधानमंत्री तो वो बनेगा जिसको लोकसभा अपना नेता चुनेंगे। दूसरी बात, आपने सदन में देखा 9 मंत्री खड़े होकर चिल्ला रहे थे, अकेले राहुल गांधी जी बोल रहे थे। अब गीदड़ कौन है, शेर कौन है? अरे सुनिए अब गीदड़ कौन, अब सुनिए तो अब गीदड़ कौन है और शेर कौन है? क्योंकि एक अकेला शेर जब दहाड़ता है तो 10 गीदड़ उस पर भौंकने लगते हैं, पिपियाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और एक चीज़, आज आपने देखा आज तक सदन की कार्रवाई से भारत माता शब्द को नहीं हटाया गया था, लेकिन इस भाजपा की सरकार ने भारत माता शब्द को असंसदीय शब्द बताते हुए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से हटा दिया। इस देश में भारत माता शब्द को असंसदीय शब्द बनाने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। इनके अपने कृत्यों पर शर्म आनी चाहिए। आप नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं कर सकते, आप भारत माता की आलोचना कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की आलोचना इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या आप मानते हैं कि भारत माता एक असंसदीय शब्द है? आप ही बताइए। फिर भारत माता शब्द को क्यों उन्होंने संसद की कार्रवाई से हटा दिया? एक चीज़ बताइए, अगर मेरी माँ के एक हाथ को काट दिया जाए तो मैं कहूँगा ही नहीं कि आपने मेरी माँ की हत्या करने का प्रयास किया या मेरी माँ की हत्या किया। मैं खुल के कहूँगा। इन्होंने ये भी कहा कि आज के पहले आपके सरकारों में भी तमाम ऐसे मणिपुर का, आपने भी मणिपुर में तमाम हिंसा हुए हैं, लेकिन आप मणिपुर के अलावा राजस्थान में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, आप एक चीज़ बताइए, आप इतिहास बताएंगे, मतलब अगर एक ने अपराध किया था तो आप भी करेंगे, अगर एक से गलतियां हुई थी तो आप भी करेंगे। यही कहना चाह रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? इसका मतलब है कि पिछली सरकारों को भी सत्ता से बाहर फेंक दिया गया था, आपको भी फेंक दिया जाएगा, आप भी सत्ता से बाहर रहेंगे। क्योंकि जब आप उन्हीं के उस पर काम करें, भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को एक बात है कि भैया आपने किया क्या? अरे सुन तो लीजिए, आप अगला प्रश्न आप पूछिएगा, मैं ये भी बता दूँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को IIT दी, जिससे सत्या नडेला निकले, सुंदर पिचाई निकले, जिनके आगे जाके हमारे प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। मुझे एक भी ऐसा IIT बता दीजिए जिसका पिछले 10 सालों में शिलान्यास करके उसको बनाया गया। उन्होंने IIT कैसे बनाए? BHU के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम बदलकर IIT BHU कर, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम बदलकर IIT गुवाहाटी कर। नाम बदलकर IIT बनाने से काम नहीं होता। नेहरू जी ने इस देश को एक विज़न दिया था और इस विज़न को लेकर आज भारत जो है वो शेर बन चुका है। मोदी शेर नहीं है, भारत की 140-42 करोड़ जनता शेर है और उस जनता के प्रतिनिधि के तौर पे वो बोलते हैं। इनका कोई शेर वाला कैरेक्टर नहीं है। यही भारत जो है, भारत की जनता उनसे अपना समर्थन खींच ले, शेर गीदड़ बन जाएगा, मेमना बन जाएगा। धन्यवाद रत्नेश जी आपका। ये थे हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता। तो सुना आपने इनको कैसे ये अपने कांग्रेस के जो प्रमुख काम, जो कांग्रेस के आने वाले समय में जो कांग्रेस की योजनाएं, जो कांग्रेस के आंदोलन होंगे, उसको लेकर बताया।